हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज की इस वीडियो में हम जो पहले हमने पॉलिटी का पार्ट 1 कवर किया था, पॉलिटी पार्ट 2 यानी पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हरियाणा पीसीएस के लिए, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मेजर अगर हम चीज़ों की बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इस बार न्यूज़ में रहे हैं उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है डिप्टी स्पीकर के बारे में। तो हुआ ये कि रिसेंटली जब 2019 के बाद से जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें जो डिप्टी स्पीकर है उसकी जो पोस्ट है वो लोकसभा में खाली पड़ी हुई है। भले ही एक आप ऐसा समझिए कि मतलब मैंडेटेड पोस्ट नहीं है, बट एक सेरेमोनियल पोस्ट भी नहीं है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पोजीशन खाली रहती हैं जो कि ऑटोनॉमी को लेके, ट्रांसपेरेंसी को लेके, तो यहाँ पे कुछ आप समझिए कि लेजिस्लेटिव डिसकॉन्टिन्यूस के टाइम पे जो कॉन्टिन्यूएशन प्रोवाइड करती है, एक न्यूट्रल आर्बिट्रेशन का काम करती हैं, तो जो उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। इस वजह से ये जो डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस है ये न्यूज़ में है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या आपके लिए पढ़ना क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल के अंदर। तो देखिए, जो आर्टिकल 93 है वो ये मैंडेट करता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं उनका जो सिलेक्शन है, यानी उनका जो इलेक्शन है, नॉट सिलेक्शन, इलेक्शन जो होना चाहिए वो एज सून एज हो जाना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे स्पीकर का चुनाव होता है, आपको पता हो अगर लोकसभा की जो पहली ही मीटिंग होती है मोस्ट प्रोबेबली उसी में जो स्पीकर होता है उसे चुन लिया जाता है। और ये फिर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 93 में लिखा है कि जैसे ही स्पीकर का चुनाव हो जाता है वो यहाँ पर डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कर लें। इसके अलावा आर्टिकल 94 की अगर हम बात करें तो वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेप्यूटी स्पीकर ऑफिस की बात करता है। मान लीजिए अगर स्पीकर का ऑफिस खाली होता है तो वहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर एक्ट करते हैं एज अ स्पीकर। आर्टिकल 95(1) में भी जो डेप्यूटी स्पीकर है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं स्पीकर की, अगर यहाँ पे जो स्पीकर की पोस्ट है वो वैकेंट रहती है। इसके अलावा मेजर जो आर्टिकल 180 है वो एम्पावर करता है डेप्यूटी स्पीकर को टू एक्ट एज स्पीकर इन देयर एब्सेंस। यहाँ पे स्टेट असेंबली के बारे में बात किया गया और पीछे जो लोकसभा है उसके बारे में बात किया गया था। इसके अलावा जो बाकी जो लोकसभा रूल्स बनाए गए हैं उसमें भी ये दिखाया गया है कि जो स्पीकर है जैसे ही उसका चुनाव हो जाता है उसे एक डेट फिक्स कर लेनी चाहिए इलेक्शंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, यानी प्रोसीजरल अर्जेंसी है ये, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा रूल 9 की अगर हम बात करें तो स्पीकर नॉमिनेट करता है एक पैनल ऑफ 10 चेयरपर्सन, ठीक है, टू प्रिसाइड इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि स्पीकर भी नहीं है प्रेजेंट लोकसभा में और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में एक पैनल बनाया जाता है जिसमें टोटल 10 पर्सन्स होते हैं और उनमें से कोई भी फिर जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें प्रिसाइड करता है। कन्वेंशनली तो देखिए जो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट है वो ऑफर की जाती थी कि जो अपोजिशन है, ताकि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि जो स्पीकर है वो मेनली जो रूलिंग पार्टी है उसे बिलोंग करता है। तो ये एक आप समझ सकते हैं, ये कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि कन्वेंशन है कि इस तरह से होना चाहिए चीज़ें, बट कोई फोर्सफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना इसको ज़रूरी नहीं है, ताकि चेक्स और बैलेंसेस यहाँ पे बने रहें। इसके अलावा जो डेप्यूटी स्पीकर है वो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ को भी प्रिसाइड करते हैं, जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल्स कमेटी है या फिर जो बजट कमेटी है, उस तरह की जो इम्पोर्टेंट कमिटीज़ हैं उन्हें प्रिसाइड करते हैं। अब देखिए प्राइवेट मेंबर बिल क्या होते हैं वो आने वाली स्लाइड्स में हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एंटी डिफेक्शन के बारे में। तो देखिए रिसेंटली हुआ ये था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने स्पीकर को यहाँ पे डायरेक्शंस दी कि आपको 3 महीने के अंदर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोई भी मेंबर जिसके खिलाफ 10th शेड्यूल के अंदर एक कंप्लेन की गई है, क्या आप उसे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं अंडर डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर नहीं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई टाइम लिमिट दी गई है कि मान लीजिए अगर कोई एंटी डिफेक्शन का केस आता है तो कितने टाइम पे वहाँ पे स्पीकर को डिसाइड करना हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी लिमिट मेंशन नहीं है।
बट रिसेंटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक केस में स्पीकर को यहाँ पे ये डायरेक्शन दी कि आपको 3 महीने के अंदर ये डिसाइड करना होगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड दैट स्पीकर डज नॉट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी वाइल एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल अंडर 10th शेड्यूल। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो स्पीकर है उसके पास ये अनलिमिटेड पावर नहीं है कि वो जब तक मन चाहे उसके ऊपर कंप्लेन के ऊपर यहाँ पे स्टिक रहे, ना उसे आगे बढ़ाए। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना की हैं। जब इस तरह के डिसीजन स्पीकर ले रहा होता है यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो वे क्वाशी जुडिशियल ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर स्पीकर किसकी तरह एक्ट कर रहे है तो स्पीकर क्या है, एक लेजिस्लेचर का पार्ट है, बट वो एक्ट कर रहा है एज अ ट्रिब्यूनल, यानी जुडिशरी का भी कुछ फंक्शन वो यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। तो उस केस में जुडिशरी यहाँ पे उन्हें डायरेक्शन दे सकती है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ एक डाई टू अ नेचुरल डेथ, यानी आपके पास अगर कोई कंप्लेन आई है तो जब तक कोई हाउस का टेन्योर यानी 5 साल तक आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं उस कंप्लेन के ऊपर। इस तरह की चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पे उनका कंडेम किया है। अब देखिए अगर हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो ओरिजिनली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ओरिजिनली तो 8 ही शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अलावा जो 9th 10th और 11th 12th हैं ये 4 शेड्यूल बाद में ऐड किए गए थे। और जो 10th शेड्यूल था उसे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट किया गया था। ये इसलिए एक्ट किया गया था कि देखिए जो MP और MLA थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफेक्ट करने लगे थे, यानी कभी कोई सी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर जब इलेक्शन हो गए तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस सिंड्रोम को एक नाम बोला गया था आया राम गया राम। समझ रहे हैं आप, आया राम गया राम का ये जो सिंड्रोम है, इस तरह से भी आपसे इस टैग को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरह का सिंड्रोम किस चीज़ से रिलेटेड है। तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड था। यहाँ पे अगर कोई लेजिस्लेटर है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या तो वो वॉलंटरीली गिव अप कर रहा है अपनी पार्टी की मेंबरशिप, या फिर वो पार्टी की विप को फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए पार्टी विप क्या होती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं जो कि लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करती हैं, वो अगर मान लीजिए कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होना है तो वो एक पार्टी विप इशू करती हैं कि आपको इस डिसीजन के फेवर में वोट करना है या फिर इसके अगेंस्ट वोट करना है। तो अगर कोई भी मेंबर पार्टी की विप को नहीं मानता है तो उसे भी एंटी डिफेक्शन ही ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आई थी, उसने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए कि मान लीजिए अगर 2/3 ऑफ पार्टी के मेंबर ये वोट करते हैं कि वो पार्टी का मर्जर कर रहे हैं, तो यानी तब भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी इस केस में चेंज हो जाएगी। पर वो क्या होगा, वहाँ पे जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा जो स्मॉल स्केल डिफेक्शन उनको डिफ़िकल्ट यहाँ पे बना दिया गया, और जो पॉलिटिकल मैन्यूवर यहाँ पे हो रहे थे, यानी जो फ़ायदा लोग उठा रहे थे कि पैसे लेके एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, उस चीज़ को यहाँ पे डिस्करेज करने की कोशिश की गई। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर अगर हम लोकसभा की बात करें तो स्पीकर, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो यहाँ पे इनिशियल डिसीजन लेते हैं कि आखिर ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की कंप्लेन आई है इसे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। उसके बाद में फिर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर आगे की प्रोसीडिंग वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होती हैं। ठीक, और इस तरह की जो पावर इन्हें दी गई है ये देखिए एब्सोल्यूट पावर नहीं है, यानी अगर जुडिशरी चाहे तो वहाँ पर इस तरह की प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, जो कि हमने रिसेंटली देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है। और यहाँ पे जो लेजिस्लेचर हैं उन्हें यहाँ पे गाइडलाइंस इशू की हैं। तो देखिए ये जो, और इस पर फिर फाइनल डिसीजन कौन ले सकता है, हाई कोर्ट भी ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी ले सकती है। और ये डिसाइड कौन से केस में किया गया था, तो उस केस का नाम भी आप याद रखिए कि तो होलाहन केस था, मेजर केस था, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है वो परफॉर्म कर सकती हैं। देखिए अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। देखिए प्राइवेट मेंबर बिल उन बिल को कहते हैं, वो मेंबर्स प्रेजेंट करते हैं जो कि MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, बट वो मिनिस्टर्स नहीं होते, यानी कोई भी पोर्टफोलियो उनके पास एज सच नहीं है। ठीक है, वो किसी तरह का काम, स्पेशलाइज्ड काम नहीं कर रहे हैं, बट वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं।
और ये रूलिंग पार्टी से भी बिलोंग कर सकते हैं और अपोजिशन से भी पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, और इन दोनों के ही द्वारा जो भी बिल प्रेजेंट किया जाएगा उसे हम यहाँ पे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। अगर हम जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके रूल्स की बात करें तो मोस्टली जो फ्राइडेज़ होते हैं, यानी जब भी पार्लियामेंट अपने सेशन में होती है, टोटल 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, एक तो समर होते हैं, एक मॉनसून होता है और एक विंटर सेशन होता है, 3 सेशन होते हैं। उन तीनों में जब भी फ्राइडेज़ आते हैं तो वहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इस दिन को प्राइवेट मेंबर जो बिल्स हैं उनके डिस्कशन के लिए यहाँ पे रिजर्व करके रखा गया है। अब जो एमपीज़ हैं वो प्रपोज कर सकते हैं, जो भी उनकी जो पर्सनल कन्विक्शन है उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूंसी कोई डिमांड है, अगर इस तरह का कोई इशू है कि जो कि अभी तक इमर्जिंग इशू है और इम्पोर्टेंट इशू है, सोशल नीड का इशू है और उनकी पार्टी ने अभी तक रेज़ नहीं किया, तो इस तरह के प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को पार्लियामेंट में हाईलाइट कर सकते हैं। अगर अभी तक हम बात करें इंडिपेंडेंस से लेके, यानी 1947 से लेके अभी तक की अगर हम बात करें, तो सिर्फ जो 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं उन्हें अभी तक पास किया गया है, यानी उन्हें प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है। और 1970 के बाद तो कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास ही नहीं हुआ। देखिए, इस तरह के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। राइट टू डिसकंटेंट बिल एक 2025 में से इंट्रोड्यूस किया गया था एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए। उसमें ये था कि राइट टू डिसकनेक्ट बिल, कि जिसमें अगर आप वर्किंग आवर जो हैं या फिर आपके हॉलीडेज़ जो आपको मिलते हैं उस टाइम पे अगर ऑफिस वाले आपको कॉल करके काम करने के लिए बोलते हैं तो वो आपके पास राइट है कि आप मना कर सकते हैं, वो है राइट टू डिसकनेक्ट बिल। बट ये अभी तक बिल ही है, एक्ट नहीं बना है, तो ये बस इतना ही काम है। और ये जो इंट्रोड्यूस ये बिल किया गया था ये एक प्राइवेट मेंबर बिल था। यहाँ पे ये एक चीज़ आप याद रख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि जो राइट टू डिसकनेक्ट बिल था वो प्राइवेट मेंबर बिल था या नहीं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन इन संथाली। रिसेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संथाली लैंग्वेज का वर्जन यहाँ पे लॉन्च किया है। अब देखिए, जो संथाली लैंग्वेज है ये एक संथाल जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है उसके द्वारा बोली जाती है, जो कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार इन सभी में रहती है। और जो इसकी स्क्रिप्ट है वो है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। रिसेंटली देखिए, अभी तक 1925 तक ये जो लैंग्वेज है इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, क्योंकि ट्राइबल लैंग्वेज है, ट्राइबल के पास लिटरेसी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो किस तरह से लिखते हैं अपनी लैंग्वेज को वो डेवलप नहीं कर पाए थे। बट 1925 में जो पंडित रघुनाथ मुर्मू जी थे उन्होंने ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को यहाँ पे डेवलप किया, जो कि संथाली लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो 8th शेड्यूल से रिलेटेड है। तो जो कोक बोरोक साहित्य परिषद है, यानी कोक बोरोक एरिया की जो कोक बोरोक लैंग्वेज है, उनकी ये डिमांड है कि आपको कोक बोरोक लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लेना चाहिए। देखिए, जो कोक बोरोक लैंग्वेज है वो बंगाली डायलेक्ट आप इसको बोल सकते हैं और देवनागरी स्क्रिप्ट में से लिखा जाता है। और रिसेंटली जो इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया गया वो है फरवरी 21 को। तो इस तरह के फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। कोक बोरोक के अलावा और भी कई सारी डिमांड है कि हमें भोजपुरी को भी 8th शेड्यूल में इंक्लूड कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भोजपुरी लैंग्वेज है मेनली ये बिहार वाले रीजन में बोली जाती हैं। और जो भोजपुरी लैंग्वेज है उसे जो मॉरिशस और नेपाल है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, जबकि इंडिया में भी एक मेजर पॉपुलेशन इस लैंग्वेज को बोलती है और इंडिया में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए इस तरह की मांग डिफरेंट रीजन से हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, जो 8th शेड्यूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो उसमें ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं, जिनका अगर हम मेन आर्टिकल की बात करें तो वो है आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351। तो आर्टिकल 344(1) बात करता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो एक कमीशन बनाएंगे टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज। क्या फिर मेजर यहाँ पे रेकमेंड किए जाएंगे, किस तरह से हम लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, और बाकी लैंग्वेजेस भी जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। आर्टिकल 351 क्या मैंडेट करता है कि यूनियन को प्रमोट करनी है हिंदी लैंग्वेज, और इसका जो यूज़ है इनरिच विद संस्कृत, और जो बाकी जो 8
जो लैंग्वेजेस हैं, जो 8 शेड्यूल की बाकी जो लैंग्वेजेस, जो 22 लैंग्वेज हैं, उन सभी को भी यहाँ पे प्रमोट करना सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा देखिए जो आर्टिकल हैं 343 से लेके 348 तक, ये सभी ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविज़न हैं जो बात करते हैं यूनियन, स्टेट जुडिशरी या फिर कोई अगर स्पेशल डायरेक्टिव गवर्नमेंट को इशू करना है, लिंग्विस्टिक रिकग्निशन यहाँ पे चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन पर्पज़ के लिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ हो सकती हैं। देखिए कुछ लैंग्वेजेस को कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ऐड किया गया, जैसे सिंधी लैंग्वेज को 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। इसके अलावा फिर कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली लैंग्वेज है, देखिए नेपाली लैंग्वेज को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकग्नाइज किया गया है, ठीक है, इसे ऐड किया गया था 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर। इसके अलावा फिर बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली लैंग्वेज को भी 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। अब आपको जो और फैक्ट याद रखना है, देखिए हिंदी तो इंक्लूडेड है 8 शेड्यूल में, बट इंग्लिश लैंग्वेज है वो 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अशोक पाहवा कमेटी बनाई गई थी 1996 में, उसने एक क्राइटेरिया दिया था कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि मान लीजिए एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो किसी स्टेट की, और उस लैंग्वेज को बोलने वाली एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इंडिया में रहती हो, एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और जो साहित्य अकादमी है वो भी रिकग्नाइज करती हो उस लैंग्वेज को, और उस लैंग्वेज का एक डेवलप्ड लिटरली ट्रेडिशन हो, तो उस तरह की लैंग्वेजेस को हम 8 शेड्यूल में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीताकांत महापात्रा कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई थी, उन्होंने ये क्राइटेरिया दिया था कि एटलीस्ट 5 मिलियन पीपल होने चाहिए कि जो उस लैंग्वेज को बोलते हों, और या फिर उसे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हों सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल तक, और स्क्रिप्ट जो है वो कम से कम 50 ईयर्स पुरानी हो। तो देखिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो कोई फिक्स क्राइटेरिया फॉलो नहीं करती, दोनों कमेटी बनी इन्होंने बट रिकमेंडेशन दी, बट मिनिस्ट्री जो होम अफेयर है ये दोनों रिकमेंडेशन फॉलो नहीं करती वाइल डिसाइडिंग कि कौन सी लैंग्वेज है जिसे 8 शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखिए मान लीजिए अगर कोई भी लैंग्वेज अगर 8 शेड्यूल के अंडर रजिस्टर हो जाती है, तो एक तो उसके लिए ट्रांसलेशन सर्विसेज आ जाएंगे पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन सर्विस का ऑफर हो जाएगा। इसके अलावा जो यूपीएससी अगर आपने देखा हो ऑप्शनल पेपर होता है यूपीएससी में, तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और लैंग्वेजेस के पेपर भी होते हैं, तो उन लैंग्वेजेस में यहाँ पे फिर 8 शेड्यूल की जितनी भी 22 लैंग्वेज हैं उनमें आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस तरह की लैंग्वेज फिर यहाँ पे इंक्लूड कर ली जाएंगी, और एक अलग से डेवलपमेंट फंड जो है सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है ताकि इस लैंग्वेज को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी ओपिनियन के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़। तो रिसेंटली एक 5 जज बेंच ने एक ओपिनियन अपनी डिलीवर की है, कॉलिंग इट अ फंक्शनल रेफरेंस एंड इट डील विद डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एंड इट इंटरप्ले बिटवीन स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, कि किस तरह से ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए देखिए जो गवर्नर है उसको एक्शन लेना होता है अंडर आर्टिकल 200 आर नॉट जस्टिशिएबल बट इन एक्सेप्शनल केसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एंड अनएक्सप्लेन्ड इनएक्शन। देखिए कई बार ये होता है कि मान लीजिए स्टेट ने कोई बिल पास किया, तो वो बिल फिर असेंट के लिए जाता है गवर्नर के पास, ठीक है, या तो गवर्नर उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है। तो देखिए अभी तक तो ऐसी कोई लिमिट नहीं दी गई है कि कितने टाइम में उन्हें इस चीज़ पे एक्ट करना है, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो कोर्ट ने प्रिस्क्राइब की है एक टाइमलाइन कि जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई लिमिट नहीं दी गई है, बट जो डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट है जो अंडर आर्टिकल 201 है और जो गवर्नर है आर्टिकल 201, अगर वो किसी भी बिल को लेके उसको लॉ बनने ही नहीं देते हैं या फिर उस पर कोई एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेते हैं, तो इस तरह की चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जा सकती हैं। तो कोर्ट ने बोला कि जो अंडर आर्टिकल 142 है वो सब्स्टिट्यूट करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर दस डीम्ड असेंट इज़ नॉट परमिसेबल। इससे पहले भी जो 2-3 केस हो चुके हैं, एक तो है शमशेर सिंह केस और एक है नाबम रबिया केस, जिसमें गवर्नर को ये बोला गया था कि गवर्नर को एक्ट करना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए जो प्रेसिडेंट है
उसे एक्ट करना होता है ऑन द एडवाइस ऑफ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं यूनियन के, ठीक है। और ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और ये बाइंडिंग भी है। बट गवर्नर को क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना है, ये जो है ये एडेड एडवाइस है, ये बाइंडिंग नहीं है। तो इस तरह से कई बार हमें देखने को इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि जो गवर्नर है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है, ना कि एक स्टेट गवर्नमेंट के फैसिलिटेटर की तरह। तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। तो पुंची कमीशन को बनाया गया था 2010 के अंदर, जिसमें उसने रिकमेंडेशन दी थी कि जो गवर्नर है उसे विद इन 6 मंथ्स एक्ट करना चाहिए कोई भी बिल अगर उसके पास भेजा गया है। इसके अलावा जो KM सिंह का केस था 2020 का, वहाँ पे कोर्ट ने यही प्रिस्क्राइब किया कि 3 मंथ की टाइम लिमिट है स्पीकर के पास डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन पे भी एक्ट करने के लिए, और इस तरह के जो बिल उनके पास आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो इस तरह की अनोमलीज को या कोई भी डिफेक्शन होता है उन्हें सही करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। देखिए ये दोनों टर्म आपने प्रीएम्बल में काफ़ी बार सुनी होंगी और ये प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो देखिए इस तरह की जितनी भी इम्पोर्टेंट टर्म प्रीएम्बल में है उनको आपको ज़रूर से याद रखना है, और अगर आपको याद है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो रिसेंटली हम 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो सेक्युलर टर्म है और जो सोशलिस्ट टर्म है प्रीएम्बल में जो है, इनकी एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। देखिए ओरिजिनली तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नहीं थी, इन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। और यूनिटी ऑफ नेशन यानी इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ नेशन को रिप्लेस करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंटीग्रिटी टर्म को ऐड किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का यूज़ करके कौन कौन सी टर्म्स को ऐड किया गया। तो 3 टर्म है, एक तो है सेक्युलर, दूसरी है सोशलिस्ट और तीसरी है इंटीग्रिटी। तो ये जो तीनों ही टर्म हैं ये प्रीएम्बल में ऐड की गई थी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसमें कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भले ही वो प्रीएम्बल में मेंशन हो या ना हो, बट ये एक इंटीग्रल पार्ट था पहले से ही। इसके अलावा जो SR बोमई केस था 1954 का, वहाँ पे सेक्युलरिज्म को दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। तो ये जो 2 इम्पोर्टेंट केस लो हैं जिनमें सेक्युलरिज्म को अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा भी जो कि भले यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर हम आर्टिकल 14 देखते हैं जो कि किसकी बात करते हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यानी वो रिलीजन कोई भी जो 15th आर्टिकल है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मना करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। तो इस तरह के प्रोविज़न पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन थे। फिर 16 हो गया, आर्टिकल 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। ये जो आर्टिकल्स हैं ये माइनॉरिटीज़, कल्चरल माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अशोक का जो धम्मा है, जो कि आप समझ सकते हैं हिस्ट्री से लिया गया है, जो रॉक एडिक्ट है उसका 7, वहाँ पे भी ये सारी बातें लिखी गई हैं, यानी हिस्ट्री से इंस्पायर होकर हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फ्रेम किया है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट की बात करें 1928 में, उसमें भी हमें सेक्युलरिज्म देखने को मिला। फिर कराची रेजोल्यूशन है 1931 का, इवन हिंदू महासभा जो ड्राफ्ट है 1946 का, वो इंडोर्स करती हैं स्टेट रिलीजन, कि स्टेट का कोई भी रिलीजन एज सच नहीं होना चाहिए। और प्रीएम्बल में भी हमने गॉड को लेके कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। जब एक बार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह की मांग उठी तो उसे भी डिफीट कर दिया गया था और गॉड वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है कि एक तो यूएस का जो फ्रांस का, यूएस का और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है उसमें क्या फ़र्क है। ये देखिए इंडियन सेक्युलरिज्म में हम कहते हैं कि जितने भी रिलीजन हैं, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर अस, यानी हम सभी रिलीजन्स को एक तरह से देखते हैं। और यूएस और फ्रांस में इस तरह का कंपार्टमेंटलाइजेशन है
यानी स्टेट अलग है और रिलीजन अलग है। स्टेट जो है वो रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगी बिल्कुल भी। बट यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आता है जो लार्ज पब्लिक को इम्पैक्ट करता है, तो उस केसेस में अगर वो रिलीजन वाला काम भी है तो वहाँ पे इंडियन जो स्टेट है वो इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सबरीमाला केस के बारे में सुना हो, तो वो एक हिंदू टेम्पल था जहाँ पे जो वुमेन है उनकी एक पर्टिकुलर एज की जो वुमेन है उनकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को लगा भाई ये तो राइट टू इक्वालिटी का और राइट टू लाइफ आप यहाँ पे, या फिर राइट टू रिलीजन आप यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं वुमेन्स का, तो इसलिए वो जजमेंट आया और फिर वहाँ पे वुमेन्स की जो एंट्री है उसे अलाउ किया गया। इसके अलावा इंग्लैंड की जैसे बात करें कि एंग्लिकन चर्च ऑफिशियल है बट इक्वालिटी मेंटेन है, कि जो इंग्लैंड है वहाँ पे भी इस तरह के, पाकिस्तान तो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, थियोक्रेटिक यानी जिसने डिक्लेयर ही किया हुआ है कि हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो श्रीलंका है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करती है, फॉरवर्ड जो उनके आर्टिकल 9 और 10 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है यूसीसी के बारे में, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो रिसेंटली जो उत्तराखंड की असेंबली है उसने ये बिल को पास कर दिया है कि उत्तराखंड में अब यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यूसीसी को फिर अमेंड भी किया गया 2025 में। इसमें जो अगर आप यूसीसी के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं करते तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है फॉर इलीगल लिव इन रिलेशनशिप्स और एक्सटेंडेड मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए पीरियड उसको 6 मंथ से बढ़ा के 1 साल कर दिया गया है। इसके अलावा जो माइनॉरिटी एजुकेशन बिल था 2025 का, उसमें जो माइनॉरिटी स्टेटस बेनिफिट दिया गया है इंस्टीट्यूशन रन बाय सिख, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और बुद्धिस्ट, इसको भी यहाँ पे अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है। और उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को, जो कि आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, डीपीएसपी का पार्ट है, बट ये कोई लीगली इन्फोर्सेबल प्रोविज़न नहीं है, बल्कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है एक गाइड की तरह। अब यहाँ पे जो यूसीसी है वो जो एसटी कैंडिडेट्स हैं और जो नेटिव हैं जो कि माइग्रेट हो चुके हैं दूसरे स्टेट से, उन पे भी अप्लाई होगा। गोवा इज़ ओनली स्टेट इन इंडिया विद अ यूसीसी। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड की असेंबली ने पास किया है, बट गोवा में जो यूसीसी है वो काफ़ी टाइम से ही चल रहा है, आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस से पहले से भी। कॉमन फैमिली लॉ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इतनी डाइवर्स नहीं थी, तो वहाँ पे क्योंकि पोर्चुगीज़ का रोल था तो ये जो रो है वो बहुत पहले से वहाँ पे अप्लाई हो रहा था। इसके अलावा देखिए, नेशनल फ्लैग डे हम कब मनाते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं। इसके अलावा 1904 में जो सिस्टर निवेदिता ने प्रपोज किया था कि रेड और येलो एक फ्लैग होना चाहिए विद वंदे मातरम स्क्राइब्ड इन इट। देखिए, ये पूरा एवोल्यूशन है कि नेशनल फ्लैग किस तरह से इवॉल्व हुआ था। उसके बाद एक फर्स्ट 1906 में एक ट्राई कलर फ्लैग बना जिसमें ब्लू, येलो और रेड कलर की स्ट्राइप्स थी और जिसमें 8 स्टार्स थे। इसके अलावा फिर एक कैलकटा फ्लैग का वर्जन आता है, फिर एक बर्लिन फ्लैग का वर्जन आता है, फिर मैडम भीकाजी कामा इसको बनाती हैं, और फिर एक होम रूल फ्लैग आता है 1970 में हमारे पास। फिर 1947 के टाइम पे जब इंडिपेंडेंस अनाउंस हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लेड किया था कि किस तरह का फ्लैग इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनी थी, फ्लैग कमेटी। और गांधी जी ने कुछ मॉडिफिकेशन के बाद कुछ अप्रूव किया, जो कि पिंगाली वेंकैया डिज़ाइन, जो भी रिसेंटली हम जो डिज़ाइन देखते हैं जिसमें 3 कलर है, ट्राई कलर फ्लैग है हमारा, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, और बीच में एक अशोक चक्र है जो कि जिसमें 24 फोक्स हैं और ब्लू कलर में वो रिप्रेजेंट किया जाता है, चक्र है विद अशोक चक्र। ठीक है, तो और 22 जुलाई 1947 को ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने यहाँ पे ट्राई कलर सैफ्रन, वाइट और ग्रीन का जो फ्लैग है उसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताया गया है कुछ कलर्स का। देखिए, सैफ्रन क्या सिग्निफाई करता है, करेज, सेक्रीफाइस और रीयूनिफिकेशन को। वाइट सिग्निफाई करता है प्योरिटी को, ट्रूथ को और पीस को, और ग्रीन सिग्निफाई करता है फर्टिलिटी को, ग्रोथ को और ऑस्पिशियसनेस को। ब्लू जो चक्र है वो मूवमेंट को, प्रोग्रेस को, स्ट्रेसिंग द स्टैग्नेशन लीड टू डेथ, ये जो अशोक चक्र था फ्लैग में उस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है।
टोटल 24 फोक्स हैं जो 24 आवर्स जो होते हैं डे में, यानी इटर्नल व्हील ऑफ लो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो धर्म चक्र है सारनाथ का जो लायन कैपिटल है, जो कि एम्परर अशोका ने 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था, वहाँ से भी ये एक इंस्पिरेशन ली गई थी। अगर हम इसके अलावा फ्लैग की साइज़ की बात करें तो 3:2 में मेनली इसकी विड्थ का रेशो होता है, रेक्टेंगुलर शेप में ये होता है। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडियन फ्लैग को रेस किया था ऑन फॉरेन सॉइल वो थी मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने 22 अगस्त 1907 में सुत्तुगार्ट जो कि जर्मनी में है वहाँ पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया था। और फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यहाँ पे आप समझिए ये वाले जो रूल्स आए थे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो 2002 में लाए थे, ये गवर्न करते हैं कि किस तरह से जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसे किस तरह से डिस्प्ले किया जा सकता है, किन किन ओकेजन पे आप इसे होस्ट कर सकते हैं। ये कवर करता है कि प्राइवेट एंटिटी हो, पब्लिक हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो। और 26 जनवरी 2002 से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब देखिए नेशनल फ्लैग्स ऑन व्हीकल, क्या नेशनल फ्लैग को आप व्हीकल्स पे लगा सकते हैं, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि इम्पोर्टेंट डेलीगेट्स हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं या फिर कोई सिलेक्टेड डेजिग्नेटरी है, उन्हीं के व्हीकल पे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जा सकता है। बट होस्टिंग अ नेशनल फ्लैग इज़ अ फंडामेंटल राइट, यानी अगर मान लीजिए 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, अगर उस दिन आप अपने स्कूल में या फिर सोसाइटीज़ के अंदर भी फ्लैग को होस्ट किया जाता है तो वो करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 91A एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक थे पॉलिटी से रिलेटेड जो कि न्यूज़ में थे काफ़ी 1 साल से, उन सभी को हमने कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए।